तो अभी आप अब एक प्रोसेस में हो, अभी आप मेडिकेशंस पे हो और जिसकी जो सर्जरी से पहले रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्या मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं, वो कितनी हेवी है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में बता सकते हो? सी मेडिसिन मेरे को दो दवाइयाँ लेती हूँ मैं। एक है टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल वाले हार्मोन को ब्लॉक करने वाली, और एक है उसके ऊपर से एस्ट्रोजन या फिर फीमेल हार्मोन देना। तो वो मैं खाती हूँ 2 पिल्स दिन में 1 बार। और इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिकली मेरी बॉडी प्यूबर्टी में जा रही है, बट इंस्टेड ऑफ मेल प्यूबर्टी फीमेल प्यूबर्टी में जा रही है। तो वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट री ट्रांसफ़र हो रहा है, और थोड़ा-सा मतलब इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि होता है प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन से पूरा सिस्टम आपका चलता है, तो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा, प्लस इधर मतलब मैंने रियलाइज़ करा कि टेस्टोस्टेरोन में ना आप थोड़े अ, चिल से होते हो, मतलब आप इमोशनली उतना फ़ील नहीं करते, मेरे को लगता है लड़के जितना है, या एक्सप्रेस नहीं करते मेरे ख़्याल। तो मेरी अपब्रिंगिंग तो थोड़ी बहुत लड़कों वाली थी कि नहीं, नहीं बोलना, नहीं रोना। और वो जब तक मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं थी इमोशंस को लेके, तब तक मैं कर भी रही थी। बट इतने साल के रिप्रेस्ड इमोशंस और वो लड़कों वाली अपब्रिंगिंग, अब मैंने एस्ट्रोजन ले लिया और फूट-फूट के इतने सालों के इमोशन निकल रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल था। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे थे आप, या मतलब या वो टीयर्स के थ्रू वेंट आउट हो रहा था? क्या रिलैक्सिंग था, या क्या वो बहुत ज़्यादा और बर्डन हो रहा था आपको? सी रिलैक्सिंग तो था, बिकॉज़ इस टाइम पे मैंने एक्साइटमेंट बताई ना, कि वो जवान होने वाली एक्साइटमेंट, की लाइक अच्छा मेरी बॉडी वैसी हो रही है जैसी मेरे को चाहिए। तो वो वाली एक्साइटमेंट थी, बट 2-3 चीज़ें थी। ऑब्वियसली आपको दर्द होता है जगह-जगह पे जब आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो वो वाला डिस्कम्फर्ट था। प्लस एक एक्सपेक्टेशन वाला था कि आप सोचते हो ना कि यार उतना नहीं हो रहा जितना मेरे को चाहिए था। जैसे होता है कि जवानी में लड़के सोचते हैं कि यार 5-10 क्यों 6 निकाल लेता, साढ़े 6 निकाल लेता। तो वो वाला मेरे को भी था कि थोड़ा कमर और ऐसे-ऐसे उस वे में थोड़ा मतलब अपने आप को प्रेशर में लेना। बट वो थोड़ा रियलिस्टिकली आपको लगाना पड़ेगा यार, कि आपकी बॉडी सबसे अलग है और एग्ज़ैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे आप चाहोगे। तो उससे थोड़ा सेटल होना, उसमें भी मेरे को बहुत मतलब डिप्रेशन हुआ, बट फिर लेवल हो गया। बट मैंने डिप्रेशन वगैरह की कभी दवाइयाँ नहीं खाई। मेरे को कभी डायग्नोज़ नहीं हुआ। मेरे को थेरेपी से ही हो गया मेरे ख़्याल से। और ये मेडिसिन्स कितने साल तक चलेंगी? उसके बाद सर्जरी होगी तो वो कितना लंबा पीरियड है? मेडिसिन्स आपको एक आप 18 साल के हो गए तब आप मेडिसिन शुरू कर सकते हो। फिर 1 साल तक आपको मेडिसिन लेनी होगी, तब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी सर्जरी के लिए। और उसके बाद ये मेडिसिन लाइफ़ लॉन्ग चलती है, चाहे आप सर्जरी कराओ या ना कराओ, क्योंकि मतलब लाइफ़ लॉन्ग इन द सेंस कि 50-60 साल तक आप लोगे, जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन होते हैं। उसके बाद तो नेचुरली एज के साथ लोगों में मेनोपॉज़ या जो भी होता है उसमें बंद हो जाते हैं। बट क्योंकि अगर मैं सर्जरी करवाऊँगी, तो मेरी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला ऑर्गन था, वो हट गया, और एस्ट्रोजन मेरी बॉडी उतनी मात्रा में जितनी एक औरत बनाती है, वो बनाती नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो मेरी बॉडी मेनोपॉज़ में चली जाएगी, बोन्स वीक हो जाएँगी। तो अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ, तो मेरे को लाइफ़ लॉन्ग खानी पड़ेगी। और कितनी डेंजरस होगी है ये सर्जरी, कुछ ऐसा है आइडिया आपको? सर्जरी सी अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर जा रहे हो, वो इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ। चाहे वो छोटी-सी यहाँ से कुछ हटवाने की सर्जरी हो, चाहे वो सुंदर ऐसे नाक वाली सर्जरी हो, चाहे वो सेक्स चेंज हो, हर सर्जरी थ्रेट टू लाइफ होती ही होती है। बट ये सर्जरी इंटेंस है, येस। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना उसके लिए, वेट मैनेज करना, और फिर उसके बाद आफ्टर केयर इतनी ज़्यादा है, मतलब तो मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो शुरू-शुरू में वो बंद होने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डाल के रखना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो जाए। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे, घाव को भरे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं, कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो, यू यूज़ इट एंड देन यू हैव टू कीप इट ओपन। और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है यार, दिन में तुम घंटों-घंटों ऐसे कर रहे हो, मतलब क्लॉकवर्क की तरह, चलो डायलेशन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठो और उस पे लग जाओ। और ऑब्वियसली पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और जो टेक्नीक मैं करवा रही हूँ उसमें दे यूज़ अ ग्राफ्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, लाइक आपके सिग्मोइड कोलन का एक पार्ट लेते हैं, और फिर उससे उस ऑर्गन की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन पेट कट रहा है बेसिकली, तो उसका रिकवरी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। बट देन वही है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपके लिए मतलब इज़ इट वर्थ इट फॉर यू, या फिर इट्स नॉट वर्थ इट फॉर यू। आपने कैसे कॉल लिया कि येस इट इज़ वर्थ इट फॉर मी, इतना ज़्यादा लाइफ रिस्क?
सी बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव दिस थिंग कॉल्ड टकिंग। बेसिकली यू टेक व्हाट यू हैव और उसको जस्ट टक इट अवे, बट ऑब्वियसली दर्द होगा ना, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लाइक स्क्विश्ड ऐसे सारा सारा दिन, तो वो है। प्लस लाइक मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मतलब आई फाउंड पार्टनर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, मे बी देर लाइक मुझे तू पसंद है, अब तेरा जो भी है जैसे भी है चलेगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि ये एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मतलब जिस तरीके से मेल बॉडी वर्क करती है, अब इमेजिन करो मैं किसी के साथ हूँ जो मेरे को पसंद है एंड वर गेटिंग इंटीमेट, तो मेरी बॉडी मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी को और बड़ी बना देती है। अब मान लो किसी की इनसिक्योरिटी है कि उसके हाथ पतले हैं, लाइक किसी लड़के को है कि मेरे हाथ बड़े स्किनी है यार, हर टाइम उसको उसकी बंदी छुएगी उसके हाथ और पतले हो जाए, तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी ना, आप कैसे मतलब। तो मेरे को यही था कि मेरा पर्सनल, प्रोफेशनल और रोमांटिक सारे एस्पेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। जैसे जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मतलब कंसीव कर सकते हैं ऐसे फीमेल बॉडी, जब आप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हो, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब शुरू होना एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब हो नहीं जाता नहीं है? नहीं, सो जब वो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ वैजिनल कैविटी और वजाइना के आउटर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वो सब इंटरनल, मतलब आपकी ओवरीज और आपका यूट्रस या बच्चादानी वो सब वो नहीं लगा सकते या नहीं बना सकते, तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको नहीं चाहिए किड्स? नहीं चाहिए, मतलब बहुत टाइम तक ये चीज़ भी मेरे को बॉदर करी थी, बिकॉज लाइफ में मेरे को पहले लगा था कि मेरे को कभी बच्चे नहीं चाहिए इससे पहले, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कभी बाप नहीं बनना था। डू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो उस वे में मैं अपने आप को इसलिए फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं आगे जाके किसी बच्चों का फादर बनूं, बट नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज बींग अ मदर इन द फ्यूचर, वो रोल एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है कि हाँ मैं उसके लिए बनी हूँ, बट वही है बायोलॉजिकली नहीं पॉसिबल है, तो अब वो भी प्रोबेबली आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स अब आ रहे हैं तो मे रियलाइजेशन बी हुई हो। कुछ मैटरनल ऐसा जाग गया। अभी आप खुश हो अपनी लाइफ से? बढ़िया चल रहा है सब? अभी हाँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ से, टच वुड, मतलब सब बढ़िया चल थोड़ा आप वहाँ उसका बताओ, जिस कॉलेज में आप अभी हो वहाँ पे जैसे उनको पता चला कि व्हाट यू वर, तो कॉलेज तो सी कॉलेज के साथ आई टेल यू 2 साल में गई नहीं, अभी आई एम डूइंग डिस्टेंस लर्निंग, तो मेरा कॉलेज है व्हाट्सएप की ग्रुप चैट, अच्छा। उसमें उनको पता भी चला तो उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाइप इस बात की थी कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर है, फेमस बंदी है, और वो वाला हाई हेलो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई फील लाइक मेरी जनरेशन के लोग थोड़े चिल हो गए हैं इस मामले को लेकर, और नहीं भी हो गए हैं तो आई फील लाइक लोग बैकअप कर लेते हैं। मतलब मैंने कितनी बार देखा है, जैसे मैं शूट पे थी, 4 बंदे एक स्कूटी पे, पहली बात तो रेड फ्लैग यहाँ पे, सामने से जा रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, तो सामने से जा रहा है 2,500 2,000 2,500 2, रेट चिल्ला रहे हैं बेसिकली। तो वो आगे वाला चिल्ला रहा था, उसके पीछे वाले 3 ने उसी को ऐसे सर पे मार के क्या कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा है मेरी जनरेशन में कि एक दूसरे को कॉल आउट कर लेते हैं, कोई सा आउट ऑफ लाइन है भी तो। अभी वैसे अटेंशन मिलती है, जैसे मान लो कोई रैंडम स्ट्रेंजर आपको देख रहा है, लाइक फेमस वाली अटेंशन या वुमन वाली वुमेन attention? वाली अटेंशन, हाँ तो ऑब्वियसली उस वो टाइम तो, कैसा लगता है? आई मीन इफ इट्स रिस्पेक्टफुल, कोई देख रहा है तो चलता है, बट वही अनकंफर्टेबल मत करो ना। अटेंशन किसको नहीं अच्छी लगती, हर कोई चाहेगा वो जाए तो यार 4 लोग मुड़ के देखें, बट वही है कि लाइक टेढ़ी हंसी या फिर कमेंट्स वगैरह वो तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, पर वैसे जब आप पार्टी वार्टी करते हो तो लड़के अप्रोच करते हैं आपको ऐसे ही जो जैसे? नहीं जानते कि तुम फेमस हो या इन्फ्लुएंसर हो, तो वो लोग ऐसे अप्रोच करते हैं आगे? हाँ बहुत ज़्यादा, वो लोग तो मतलब आई फील लाइक हर कोई एक दूसरे को अप्रोच करता ही है। कोई इंसिडेंस है फनी तो बताओ। नहीं बट पता है क्या, मैंने ना मतलब मैं ऑर्गेनिक वाली डेटिंग और अप्रोचिंग पीपल से मैं बहुत दूर रही हूँ, और मेरी पार्टीज़ और इवेंट्स भी मैंने वर्क वाले ही करे हैं मोस्टली, तो मेरी इन्वायरमेंट वैसी रहती है, और डेटिंग मैंने मोस्टली ऑनलाइन करी है। और मेरे को बड़ा है कि गेट गो से यार प्रोफाइल पे मेरे को लिख के रखना है, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए चलेगा तो आना, वरना ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, तो मेरे लिए ऐसी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स होती नहीं है। पर बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के मतलब कई कि हाँ नहीं सब ठीक है, लेकिन बस फ्रेंड्स को नहीं बताना, पेरेंट्स को नहीं बताना, वो वाला पूरा ड्रामा चला था शुरू शुरू में। और मैं बहुत चला भी रही थी इन द सेंस, क्योंकि जब मैंने ट्रांजिशन शुरू किया था ना, तो भर भर के मेरे को आके लोग ऐसे कहते थे कि लाइक
तुझसे कौन प्यार करेगा, तेरे को कोई मिलेगा भी नहीं, आगे जाके शादी भी नहीं होगी। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ा फियर बैठ गया था कि यार अकेले रहना पड़ेगा। तो मेरे को जो भी घिसा पिटा बंदा मिल जाता था मैं तो उसको उससे टाइम पास हो रहा था। हाँ कि नहीं यार इतनी मुश्किल चीज़ कोई मेरे को मिल गई है और जो फिर उसके बाद मिलनी बता रहे थे मुझे मिल गया बेटे, हाँ। तू कह रहा था नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया कोई। भाई तुम्हें मैं मिल गई। तो अभी कैसे लड़के आपको अट्रैक्टिव लगते हैं? मेरे को मोटा पैसा एनआरआई। नहीं जस्ट किडिंग। सी आई लाइक पीपल हु आर लाइक नॉट फनी इन द सेंस कि तुम्हें कॉमेडियन होना पड़ेगा, और मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर समझो। मेरे को जोक्स एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं पसंद। आई ऑल्सो लाइक मतलब विजुअली थोड़े लंबे चौड़े ऑब्वियसली, बिकॉज आई फील लाइक मैं ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आई वॉन्ट समवन हु स्ट्रॉन्गर देन दैट। एंड उसके अलावा आई लाइक समवन हु इज़ लाइक थोड़ा सेंसिटिव, नाइस विद किड्स, नाइस विद पीपल, बस अच्छा इंसान हो। ये तो सही बात है, अच्छा इंसान होना बेयर बहुत ही- मिनिमम मांग रही। अभी वैसे चिल कैसे करते हो तुम? लाइक अगर पार्टी करनी है, चिल करना है तो कैसे करते हो? यू हैव योर फ्रेंड्स, योर पीपल, और कहाँ हाउस पार्टी करते हो? कुछ बताओ कैसे। I just use my fame भाई, like I'm just like hi I'll put a story, करवा दो तुम्हारे क्लब में एंट्री, like तुम्हारे रेस्टोरेंट में माई टेबल रिजर्व करवा दो, हाँ हाँ डाल दूंगी फोटो। तो मेरा तो यही है, whenever ये you're चल रहा है, ये free। करते हो? और नहीं तो like but I'm doing them a favor, वैसे मैं पैसे लेके करूँगी तो उनका भी प्रमोशन। so that's what I do if I ever have time। but personally मैं एक बात बताऊँ, luckily मेरा काम ऐसा है कि मेरे को मेरा काम ही बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे को मेरे काम से चिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर अभी सेट पे हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मैं खुश होकर जाऊँगी यहाँ से, थक के नहीं जाऊँगी, तो वो भी है। आपके ऐसे ग्रुप्स भी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब LGBTQ वाले लोग हैं वो हैं? हाँ कई मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि मतलब मेरे को था यार कि अपने जैसे लोग मिले तो इंसान को अच्छा लगता है, प्लस आपको थोड़ा पागल फील होता है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना वो इतनी अलग है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ की होंगी जो शायद आप में से कोई भी नहीं समझ पाएगा चाह के भी। बट एक ऐसा इंसान जिसको मैं बोल रही हूँ वो बोल रहा है हाँ हाँ समझ गई, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो वो बड़ा नाइस होता है उस वाली कंपनी में, मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह। एंड अभी सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे कॉमन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कॉमन LGBT फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स वगैरह अगर कोई कैंपेन कर रहे हैं LGBT फोकस तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे, तो वहाँ से हाई हेलो हो ही जाती है। आप ऐसे किसी पार्टी में गए हो जो स्पेशली पार्टीज होती हैं LGBTQ की? हाँ सी बहुत शुरू में मैं गई थी, बट आई डोंट नो यार, आई फील लाइक मैं पार्टी वाले लाइफस्टाइल के लिए बनी। उधर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी, प्लस मेरा ड्रिंकिंग का सीन है नहीं, तो मैं ज़्यादा इन्जॉय खुल के कर नहीं पाती। प्लस मैं ना बहुत डम थी, मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली क्लब सेटिंग में, मतलब होटल के बॉलरूम था, उधर इवेंट था और वहाँ पे सिटिंग एरिया था। तो मैं बैठी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ और 2-3 लड़के इधर मंडरा रहे थे। तो मेरे को लगा यार खड़े हुए हो तुम, गर्मी है, सब थक गए, तो मैंने इशारा कर दिया कि आओ बैठ जाओ। तो वो आके वो गलत समझ गया ऑब्वियसली। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को पकड़ के समझाया कि पागल है, कैसे पार्टीज़ में किसी को बुलाएंगे तो यही समझेगा ना। तो मैं बहुत अनकल्चर्ड हूँ उस वाले कल्चर में, तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं किसको क्या सिग्नल कर दूँ, तो मैं दूर ही रहती हूँ। अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और नॉर्मली इन्फ्लुएंसर या हम ही लोगों को इतने सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। आपको भी आई एम श्योर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते होंगे कुछ सेक्शन, तो आप उससे कैसे डील करते हो यार? आप परेशान नहीं होते? यार मैं उससे डील करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर, तो मेरे को दिखता है अच्छे बुरे आए कमेंट आ रहा है, और ब्रांड ये नहीं देखता कि आपके पोस्ट पे 400 अच्छे कमेंट है या 400 गंदे कमेंट है। वो देखता है ये बंदी नंबर जनरेट कर रही है, इसके साथ कोलैब करो। तो मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि कमेंट्स जो है ना वो नंबर्स है, और उसको आप जितना जल्दी कैपिटलाइज़ करना सीख जाओ बेटर है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैं रिप्लाईज़ करने लग गई। पहले बड़ा ऐसा होता था कि इन्फ्लुएंसर्स यू नो दे आर लाइक सो अबव एवरीवन, और कोई रिप्लाई नहीं करता था। किसी इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आने से बड़ी बात होती थी। तो मेरे को था कि कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो मैं उससे भी डबल बदतमीज़ी से रिप्लाई करूँगी। फिर क्या होता था, कमेंट में थ्रेड शुरू हो जा रही है, 10 लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं, 10 अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसमें मेरी वीडियो वायरल चली जा रही है। फिर पूरा ट्रेंड आ गया जहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाईज़ के स्क्रीनशॉट ले लेके लोग मीम्स बना रहे हैं, तो उस वजह से मेरी अच्छी PR मार्केटिंग हो गई। प्लस रियलिस्टिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो बाकी क्रिएटर्स का, बट LGBT क्रिएटर्स एटलीस्ट हमने अपने घर में और स्कूल में मतलब इतनी बातें सुन रखी हैं कि क्या कमेंट क्या है यार, फ़ोन बंद कर दूंगी तो कहाँ जाएगा कमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इन्फ्लुएंसर या आपको अप्रोच कर रहा है, ये बंदी तो फेमस हो रही है यार, इससे कोलैब करता हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग आई है? किसी ने ऐसे कोलैब करने के लिए अप्रोच किया हो? सी
ऑब्वियसली आई जब मैं मतलब आई फील लाइक गोइंग वायरल ना ऐसे वेव्स में होता है, आप चढ़ते हो फिर थोड़े टाइम के लिए आप बोरिंग हो जाते हो, फिर आप कुछ रीब्रांड करते हो अपने आप को, फिर आप दोबारा चढ़ते हो, और उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स वगैरह सब आते ही हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली देखती हूँ यार कि कोई है जो मेरी वाइब सेट हो रही है और जा रहा है बंदा, तो मैं भी रीच आउट कर लेती हूँ कि कर लो, एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली, क्रिएटिव आइडियाज शेयर हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर हो जाता है। और जो आप आजकल आपने देखा होगा कि मीम्स भी बहुत बन रखे हैं, तो वो आप जब आप देखते हो तो उस पे कैसा, मतलब आपको बुरा लगता है वो देख के? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार बुरा, मेरे को पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर 2-3 मीम्स जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो, या इफ़ आई एम डेटिंग समवन उसकी फ़ोटो, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा चीप हो गया। बट उसके अलावा तो मेरे को लगता है भाई पीआर में मैं पैसा खर्चूंगी, उसके बजाय तुम ही कर रहे हो तो व्हाई नॉट। हाँ, ये सही है, सही स्मार्ट हो आप वैसे कभी इस ऐसा हुआ है मामले तुम में। बाहर पब्लिकली जा रहे हो पेरेंट्स के साथ और कोई आया फोटो खिंचवाने के लिए, फिर पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, वो कह रहे हैं यार वाह भाई अब लड़की ने कुछ बढ़िया नाम कर दिया? हाँ, ये एक्चुअली मेरी फेवरेट मोमेंट है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं मना रही होती हूँ कि यार कोई ना आए, कोई ना आए, क्योंकि अकेली हूँ तो मैं जैसे झल्ली सी बन के घूम रही होती हूँ, तो मेरे को होता है कि फ़ोटो भी अच्छी नहीं आएगी। फिर जब मैं पेरेंट्स के साथ होती हूँ तो मेरा रहता है कि यार कोई आ जाए एक बार। और मेरे पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा ऐसे भगवान बना के रखा है ना लोगों ने, क्योंकि जो उन्होंने किया है मतलब मुश्किल है यार। क्योंकि आपको मतलब मुझे जिन लोगों को फेस करना है उससे 10 लोग बढ़ के मेरे पेरेंट्स को फेस करना है, और मेरे पेरेंट्स को मेरे से पहले वाली जनरेशन फेस करनी है, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, तो वो तो और कम चिल होंगे, तो उस वजह से उनको भी अलग अटेंशन मिलता है। मतलब मेरी मम्मी का अलग फैन पेज चल रहा है। अच्छा, अरे वाह, आंटी खुश हो रही होंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट, कि कितना खर्चा आता है, क्या हर कोई ये कर सकता है अफोर्ड या नहीं? सी खर्चा, अब मैं कैसे बताऊँ, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ कंट्री में इंश्योरेंस कवर करती है, इस कंट्री में इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। इस कंट्री में स्पेसिफिकली कुछ जगह से कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ, बट वही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होगी, और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है? हाँ, अच्छा। बट उसके लिए मतलब आपको वही अपना डायग्नोसिस का प्रूफ जनरेट करना है, और अपना मतलब वेटिंग और वो सब आपको करना पड़ेगा। डायग्नोसिस का प्रूफ क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रूफ इन द सेंस कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अब इसको बोलते हैं, या जेंडर डिस्फोरिया, ये आपको है। एक साइकियाट्रिस्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि वही जो मैंने बताया था कि मान लो कोई और इशू है और उस चक्कर में अब बंदा सर्जरी करवा ले, फिर पता चले कि नहीं प्रॉब्लम तो कोई और थी, तो सारी लाइफ रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको एक डायग्नोसिस चाहिए कि चलो बी श्योर कि आप ये आपके लिए है या नहीं। प्राइवेटली आप देखोगे तो मैं एस्टिमेट बताती हूँ, आप सर्जरी का लगा के चलो 2.5 लाख से 7 लाख। इतनी बड़ी जंप क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इंटरकोर्स नहीं चाहिए लाइफ में, एज हो गई है और या फिर उनको नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ हटवा के और आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उनको डेप्थ या पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। फिर एक टेक्निक होती है जिसमें वो सिर्फ आपकी जो स्किन वहाँ पे है उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक टेक्निक होती है जो मैंने बताया जिसमें वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग लेके उसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब इट्स वेरी सिमिलर जो नेचुरल वजाइना की लाइनिंग होगी। तो ऐसी टेक्निक टू टेक्निक प्राइस भी डिफ़र करेगा, क्योंकि हर टेक्निक मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ अलग होती हैं। तो सर्जरी का आप 2.5 से 7 लाख लगा लो। हॉर्मोन्स आप 1,500 से 2,000 हर महीने आप लेके चलो, अनलेस आप ऑब्वियसली देयर इज़ मेडिसिन्स जो आप सस्ते में ले सकते हो, और बट आई रिकमेंड अगेंस्ट दैट, कोई आप अच्छी जगह से ही लो और नॉक ऑफ से मत लो। और सर्जरी मेन जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है सेक्स चेंज के अलावा, वो होती है मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, या मतलब जो भी आप बॉडी जो चीज़ें ब्यूटी में क्लासिफाई हो सकती है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप उसके लिए भी जाओगे? मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि लाइक शुरू में मैं बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योर कि ये भी कराना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है। बट अभी हॉर्मोन्स के बाद प्लस आई फील लाइक जिस हिसाब से मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, वो मेरे को मेरी बॉडी को लेकर भी आया है। तो मेरे को है कि उतनी चीज़ें नहीं, बट मैं भी आगे जाके प्लस मेरे को लगता है यार इतना बड़ा रिस्क, डू यू नो व्हाट आई मीन, कि अभी बुरी तो नहीं लगती हूँ, बट सर्जरी के बाद इट कैन गो रॉन्ग, तो एवरेज शक्ल को बिगाड़ने का रिस्क लेना इज़ थोड़ा हाँ, वो भी रिस्की होती हैं चीज़ें। सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो आप नाक की सर्जरी करवा रहे हो,
उन्होंने गलती से ज़्यादा हड्डी शेव कर दी या कार्टिलेज हटा दिया, नाक कोलैप्स कर गई है, आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या फिर टेढ़ी कर दी नाक, या फिर मतलब रिजल्ट्स नहीं अच्छे लगे आपको, या फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है फिलर्स को, तो उसका पूरा एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है या ये नॉर्मली? ये ज़्यादा कॉस्टली होता है यूजुअली। तो आप इंडिया में ही कराओगे, इंडिया के बाहर प्रेफर मेरे सर्जन करोगे? इंडिया में ही है, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, ऑलमेक करके एक क्लिनिक है, वो पूरा हॉस्पिटल ही एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। और उन्होंने जो टेक्निक में करी, उन्होंने एक्चुअली, वो उनका ब्रेन चाइल्ड है वो टेक्निक, उन्होंने खुद इन्वेंट करी थी, तो ही इज़ लाइक रिनाउंड वर्ल्ड ओवर। बहुत लोग आते हैं इंडिया के बाहर से वहाँ पे सर्जरी करवाने। दिल्ली में ही है? हाँ। वाह यार। तो थोड़े अपने आप आगे के प्लान्स बताओ, कोई आपने रियलिटी शो वगैरह करा है मेरे ख्याल से? नहीं, रियलिटी शो मैंने करा नहीं है, बट बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए मेरे को अप्रोच किया गया है। एंड अभी ऑलमोस्ट एक मेजर रियलिटी शो मैं करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे को टाइम देना है अपने आप को थोड़ा सा, मेरे को एंटरटेनमेंट ट्राई करना है, लाइक फिल्म्स एंड मूवीज़ एंड ऑल। और मेरे को लगता है कि रियलिटी के बाद उधर जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई फील लाइक रियलिटी के बाद आप रियलिटी टू रियलिटी टू रियलिटी थोड़ा उसमें लग जाते हो। तो मेरे प्लान्स अभी है, मेरे को वापस पैजेंट्री ट्राई करनी है, बिकॉज मैंने पैजेंट्री करी हुई है। आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, विच इज़ लाइक अ नेशनल लेवल मिस इंडिया फॉर ट्रांस पीपल। और अभी मिस इंडिया आई वांट टू गो, देव इनवाइटेड मी आल्सो मैनी टाइम्स, बट सर्जरी का चक्कर आ रहा है। अच्छा। और मेरे को भी है कि सर्जरी के बाद मैं जाऊंगी तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। तो मेरा प्लान अभी फोकस्ड ऑन पैजेंट्री और फिर मे बी क्रैकिंग बॉलीवुड। अरे वाह, आपको लग रहा है, आपको वैसे लगता है बॉलीवुड में इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, या थोड़ा सा स्पेशल कि इसके पास ऑडियंस भी है और थोड़ा यूनिक साउंड करेगा, तो आपको लग रहा है कि मतलब मेरा चांस और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, या आपको अपनी एक्टिंग पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कि मैं क्रैक कर ही लूँगी? एक्टिंग तो देखो, मेरा बैकग्राउंड है थिएटर में और थोड़ी बहुत क्लासेस करके, मतलब वो तो स्किल है, कला तो जो मेहनत करेगा वो सीख जाएगा। बट अब अगर मैं ऐसे बोलूँगी मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी रियलिस्टिकली, मतलब आपको सोच के चलना पड़ेगा। और इस पे आप बैठ के रो भी नहीं सकते कि मे बी मैं ट्रांसजेंडर हूँ इसलिए नहीं मिलेगी। अब वो ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे आपकी लुक्स और आपकी स्टोरी और आपका अपील फॉर अ कैरेक्टर मैटर करता है। तो मे बी अगर मैं ट्रांसजेंडर नहीं होती, मान लो मेरी एज कम या ज़्यादा होती, तो मेरे को 10 रोल नहीं मिलते कि नहीं हमें तो इसी एज प्रोफाइल का कोई चाहिए, या मेरी लुक्स कुछ ऐसी होती कि नहीं हमें ऐसी लड़की चाहिए, लंबी चाहिए, छोटी चाहिए। तो उस वे में तो आपको रहेगा ही रहेगा। प्लस आई थिंक अगर मैं नॉन एंटरटेनमेंट फैमिली से आउटसाइडर, वो वाली स्ट्रगल तो ऑब्वियसली 100% रहेगी ही रहेगी। तो वही है कि स्ट्रगल कौन सी फील्ड में नहीं है यार।